तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी। चांदमार नाम के गांव में रितिका अपनी माँ सुधा और पिता दीपक के साथ खुशी खुशी रहती थी। दीपक के पास एक छोटी सी खेत थी जिसमें वो काम करके अपना घर चलाता था। रितिका और नंदिनी बचपन से ही अच्छी सहेलियां थीं। नंदिनी उसी गांव के जमींदार संजय की बेटी थी, पर नंदिनी का पूरा परिवार बहुत साधारण स्वभाव के थे। उस परिवार में कोई घमंड नाम की चीज नहीं थी। संजय हमेशा अपने गांव के किसान की हर मुमकिन मदद करता रहता था। उसकी पत्नी श्वेता भी गांव के हर किसान के सुख दुख में उनके साथ रहती थी। सारा गांव बहुत खुशहाल था। सारे गांव में एक बीमारी फैल जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत से किसान अपनी अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़कर जाने लगते हैं। और फिर आगे, अरे कल्लू, तू कहाँ जा रहा है? मालिक, मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। उसने हम सबको अपने पास बुला लिया है। ठीक है, कुछ दिन के लिए हो आओ अपने बेटे के पास से। नहीं मालिक, इस बीमारी में ना जाने कौन बचेगा कौन मरेगा, इसलिए बेटे ने कहा है सब बेचकर जल्दी से आ जाने के लिए। पर कल्लू, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी, कुछ दिनों की ही बात है। मालिक, आपको पता है सूरज के घर में सभी लोग इस बीमारी से मर गए हैं। हाँ, मैंने सुना, बहुत बुरा लगा। बहुत ही अच्छा परिवार था। मैं तो कहूँगा मालिक, आप भी यहाँ से शहर चले जाइए। ना बाबा ना, ये मेरे पुरखों का गांव है, मैंने यही जन्म लिया है। अब मरना ही है तो यही मर जाऊंगा, पर अपना गांव जीते जी छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाला। कल्लू जमींदार से अपने खेत बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। इसी तरह बहुत से किसान आनन फानन में अपने खेत बेचकर गांव से भाग रहे थे। अरे माँ बाबूजी अभी तक सो रहे हैं, सब ठीक तो है? उन्हें तो जल्दी उठने की आदत थी। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं सुबह से बहुत बार आवाज लगा चुकी हूँ, पर वो उठने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, तू जाकर देखना बेटा। हाँ माँ, मैं अभी देखती हूँ, आप चिंता मत करो। रितिका अपने पिता के पास जाती है तो देखती है उनका सारा शरीर बुखार से तप रहा था। वो बहुत घबरा जाती है। माँ, बाबूजी को तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी उनको दवा देती हूँ। पर बेटा, अभी अपने घर में बुखार की दवा कहाँ है? पिछले 5 दिनों से तुम्हारे बाबूजी हर दिन बुखार की दवा ले रहे थे। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? क्या बताती बेटा, वो दवा लेकर काम पर चले जाते थे। पूछने पर कहते थे कि अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं इसी वजह से तुमसे बताना भूल गई। तुम भी तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी ना। माँ, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। पर बेटा, लोग गांव छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, बहुत कम ही लोग गांव में हैं। पता नहीं दुकान भी खुली होगी या नहीं। मैं जाकर देख लेती हूँ, अगर अपने पास वाली दुकान बंद होगी तो थोड़ी दूर चली जाऊंगी। पर बेटा, तुम अकेले कहाँ जाओगी? कोई बात नहीं, आप बाबूजी का घर पर ध्यान दीजिए, मैं जल्दी से कुछ करती हूँ। क्योंकि माँ, हम पिताजी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। रितिका अपने पिता के लिए दवा लेने के लिए दुकान चली जाती है। पास वाली दुकान बंद होने के कारण वो दूर जाती है। बुखार और पैर दर्द की दवा दे दीजिए। किसके लिए चाहिए? जी, मेरे बाबूजी के लिए। पर बहन, आप वैद्य जी को दिखा लीजिए, अभी हमारे पास भी दवा नहीं है। बुखार की दवा खत्म हो गई है, और तुम तो जानती ही हो अभी शहर में से कोई नहीं आ रहा है, गांव से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा भैया, कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ। पर बाबूजी तो उठ ही नहीं रहे हैं, बाबूजी को कैसे लेकर जाऊंगी? वैद्य जी को बताकर दवा ले लेती हूँ। नहीं बहन, आप अपने बाबूजी को लेकर ही जाइए। वैद्य जी अभी बिना देखे दवा नहीं दे पाएंगे, तुम चाचा को लेकर ही जाना। रितिका सोचने लगती है, मैं इतने दूर बाबूजी को कैसे लेकर जाऊंगी? चलो, मैं नंदिनी से बात कर लेती हूँ, जमींदार चाचा मना तो नहीं करेंगे। रितिका ये सोचती सोचती नंदिनी के घर आती है। अरे रितिका, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं काकी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं दवा लेने गई थी, पास वाली दुकान बंद थी। दूर वाली दुकान में गई तो वहाँ भी दवा नहीं थी। फिर भैया ने कहा कि वैद्य जी को दिखा कर ले आओ, लेकिन बाबूजी तो तेज बुखार से हैं, साथ ही उनके पैर में भी बहुत दर्द है, वो चल कर तो नहीं जा पाएंगे। अगर आप हमें अपनी गाड़ी दे दें तो हम वैद्य जी के पास चले जाएंगे। जा नंदिनी, जल्दी से पिंटू को बुला दे, ताकि रितिका अपने बाबूजी को जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर जा पाए। हाँ माँ, मैं अभी बुला लेती हूँ, और मैं भी साथ ही चली जाऊंगी। हाँ बेटा, चली जा, तेरी सहेली को भी
तेरा सहारा मिल जाएगा। रितिका अपनी सहेली नंदिनी के साथ गाड़ी से अपने बाबूजी को वैद्य जी के पास लेकर जाती है। वैद्य काका, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा, मैंने चेक कर लिया है, आपके बाबूजी को शहर लेकर जाना पड़ेगा। उनको गांव में फैली हुई बीमारी हो गई है। इससे पहले कि इनकी बीमारी और बढ़ जाए, तुम इन्हें शहर लेकर चली जाओ। मैं अभी कुछ दवा दे रहा हूँ ताकि कुछ आराम हो जाए, पर जितनी जल्दी हो सके तुम इन्हें शहर लेकर ही चले जाओ। रितिका बहुत दुखी हो जाती है। तुम घबराओ नहीं रितिका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं पिताजी से पैसे लेकर आ जाऊंगी। तुम जल्दी से शहर जाने की तैयारी कर लो। सुधा भी रोने लगती है। काकी, आप भी चुप हो जाइए। काका जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको रोता हुआ देखकर काका भी घबरा जाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। सभी लोग शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। पिंटू, आप मुझे घर ड्रॉप कर देना और फिर गाड़ी लेकर आप काका के साथ शहर निकल जाओ। जी छोटी मालकिन। नंदिनी घर जाती है। माँ, काका को शहर लेकर जाना होगा। वो सारी बातें बताती है। तभी संजय सुधा को पैसे दे देता है। आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सुधा और रितिका उनका शुक्रिया कहती है और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद। हेलो रितिका, अब चाचा जी कैसे हैं? हाँ नंदिनी, बाबूजी ठीक है, पर उनका पैर डॉक्टर ने काट दिया है। अगर पैर ना काटते तो बाबूजी को बचाना बहुत मुश्किल था। चलो शुक्र है चाचा जी बच तो गए, वरना गांव में कितने लोग इस बीमारी से दुनिया से चले गए। कोई घर ऐसा नहीं है जहां इस बीमारी ने अपना असर न दिखाया हो। अभी कुछ दिन पहले माँ भी बीमार हो गई थी, पर शुक्र है भगवान का जो वैद्य जी ने उन्हें शहर से लाकर समय रहते दवा दे दी, जिस कारण से वो जल्दी से ठीक हो गयी। अरे नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब चाची जी कैसी हैं? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चाचा जी हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। नंदिनी, हम भगवान के साथ साथ चाचा के भी एहसानमंद हैं। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? दुख में अगर हम नहीं तुम्हारा साथ देते तो कौन देता? पिताजी कहते हैं भगवान ने हमें पैसा इसीलिए दिया है ताकि हम सबकी मदद कर सकें। चलो अब तुम सब जल्दी से गाँव वापस आ जाओ। हाँ नंदिनी, डॉक्टर जैसे ही हमें छुट्टी दे देते हैं हम सब वापस आ जाएंगे। और हाँ रितिका, पिताजी ने कहा है जब तुम लोगों को वापस आना होगा तो हमें बता देना, पिंटू गाड़ी लेकर चला जाएगा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अब नंदिनी। चलो अब फोन रखती हूँ, तुम चाचा का ध्यान दो। कुछ दिन बाद रितिका अपनी माँ और पिता के साथ वापस आ जाती है। सुधा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान का शुक्र है कि आप बच गए। हाँ सुधा, ये तो है, पर अब हम अपना कर्ज कैसे उतारेंगे? अब तो मैं खेती के लायक भी नहीं हूँ। अरे बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हैं? आपकी बेटी है ना, मैं खेती में आपकी सहायता करूंगी। पर बेटा, तू कब तक यहाँ रहेगी? तुझे शादी करके अपने घर भी तो जाना है। पता नहीं मैं तेरी शादी के लिए भी पैसे कहाँ से लाऊंगा। अरे बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मैं नंदिनी से बात करूंगी कि हम चाचा जी का कर्जा धीरे धीरे लौटा देंगे। तुम इसकी चिंता बिल्कुल ना करो दीपक। भगवान ने चाहा तो दोनों बेटियां खुशी खुशी अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। अरे मालिक आप? हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस पैर काट देने के कारण आपका कर्ज, तुम इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचो, धीरे धीरे किस्तों में दे देना। मालिक आप बहुत अच्छे हैं। चल अब ये सब छोड़, मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिला। बहुत दिन हो गए हैं तेरी चाय पिए हुए। सुधा सभी के लिए चाय लेकर आती है। संजय चाय पीकर वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता गया, गांव से बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई थी। गांव में अब बहुत कम लोग रह गए थे। बहुत लोग उस बीमारी के कारण गांव छोड़कर जा चुके थे। या तो कुछ लोग दुनिया छोड़ गए थे या फिर दूसरे गांव या शहर में जाकर बस गए थे। सभी की जिंदगी का पहिया वापस अपने ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा था। दीपक रितिका की मदद से खेती करके धीरे धीरे अपना कर्ज उतार रहा था। जमींदार ने भी बहुत ढील दे रखी थी, इसलिए वो बहुत आराम से कर्ज उतार रहे थे। गांव में खुशियां वापस लौटने लगी थी। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और हमारी ताकत एकता में है। इसलिए अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम हर विपरीत परिस्थिति को भी बदलने में कामयाब रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।
हैं। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप और किस तरीके की कहानियां सुनना चाहते हैं हमें ये भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक रोमांचक कहानी के साथ।